फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय का क्विक रिवीजन के क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हुई हूं और ये सभी प्रश्न सभी चैप्टर्स के निचोड़ हैं, तो बिल्कुल पूरा वीडियो ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करें। और फ्रेंड्स, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि अगर आप इस वीडियो से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 25 में से 25 अंक प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। फ्रेंड्स, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे समय किस में दिया गया है आपको? घंटे में। समय किस में दिया गया है? घंटे में। और क्या दिया गया है फ्रेंड्स आपको? 2 घंटे का जो दिया गया है वो क्या है? समय है। 5 घंटा जो आपको दिया गया है वो क्या है? समय है। उसके बाद आपको दूरी दी गई है, तो दूरी किस में दी गई है? दूरी दी गई है किलोमीटर में। दूरी आपकी किलोमीटर में दी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो समय की जगह आप लिखेंगे 2 घंटे में दूरी तय कर रही है 120 किलोमीटर की, और पूछा गया है 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। 5 घंटे में मान लेते हैं कि x दूरी तय करेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, समय जो है वह 2 घंटे से 5 घंटे हो रहा है, यानी कम से ज्यादा की ओर जा रहा है, तो आप एरो इस तरह से लगाएंगे नीचे की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? तो फ्रेंड्स, 2 घंटे में जब 120 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में ज्यादा किलोमीटर जाएगी, मतलब x की वैल्यू भी ज्यादा ही आएगी, तो इसलिए आप नीचे इस तरह से एरो का साइन लगाएंगे। अब इस तरह से प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह क्या है? यह अनुलोम समानुपात का प्रश्न है। अनुलोम समानुपात, अनुलोम समानुपात का आपका यह प्रश्न बनता है, ठीक है, क्योंकि जो एरो है वो दोनों एक ही दिशा में है। तो फ्रेंड्स, अब यह प्रश्न कैसे सॉल्व होगा? 2:5, ठीक है, 2:5 प्रोपोर्शन क्या आएगा? 120:x, ठीक है। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के, यह फॉर्मूला होता है। लिखेंगे परीक्षा में इसी प्रकार से लिखेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पदों का गुणनफल क्या आ गया फ्रेंड्स? 2 × x। 2 × x इज इक्वल टू किसके बराबर है? 5 × 120 के। किसकी वैल्यू आपको निकालनी है? x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 120 और अपॉन 2। ये 2 इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर आएगा इक्वल के, इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से आप 120 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 0 60 आया, और इक्वल टू x की वैल्यू आपकी आ गई फ्रेंड्स 65 जा 300 किलोमीटर। मीन्स 5 घंटे में 5 आवर्स में एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिखेंगे उसी चाल से वह 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए है, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? तो फ्रेंड्स, यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे चाय की मात्रा। चाय की मात्रा, चाय की मात्रा किस में दी गई है आपको? किलोग्राम में दी गई है, यानी केजी में दिया गया है,
ठीक है। रुपीज मूल्य, मूल्य किस में दिया गया है? रुपए में। मूल्य रुपए में ही होता है, मूल्य रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे चाय की मात्रा कितनी है? 4 किलोग्राम है और मूल्य है 420 रुपए, ठीक है। और एक 12 किलोग्राम चाय का मूल्य आपसे पूछा गया है तो हम मान लेंगे कि x रुपए है। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है? x रुपए है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 4 किलोग्राम चाय का मूल्य आपको दिया गया है 420 रुपए है, और 12 किलोग्राम चाय का मूल्य आपसे पूछा गया है, मतलब कम किलोग्राम का दिया गया है, ज्यादा का पूछा गया है, तो एरो इस प्रकार से लगेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे 4 किलोग्राम जब चाय का मूल्य 420 रुपए है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ज्यादा होगा, तो उसके लिए भी नीचे की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए एरो इस प्रकार से लगेगा। और ये प्रश्न भी आपका अनुलोम समानुपात का होगा फ्रेंड्स। इससे पहले जो वीडियो मैं डाली हूँ उसमें आपको प्रतिलोम समानुपात के क्वेश्चन देखने को मिले थे, और यहाँ पर अनुलोम समानुपात के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से पूरे चैप्टर्स का निचोड़ आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहें कि एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से आप परीक्षा में भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 4:12 और प्रोपोर्शन 420 और रेशियो x, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप देख सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल, ये बाह्य पद होते हैं, ये बाह्य पद होते हैं फ्रेंड्स, और ये मध्य पद होते हैं। ये क्या है? मध्य पद, ठीक है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के। तो फ्रेंड्स बाह्य पद क्या हो जाएंगे? 4 × x इज इक्वल टू 12 × 420, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 × 420 और अपॉन आप लिख सकते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितना आ जाएगा आपका? 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 1260 रुपीज जो है वो आपके चाय का मूल्य आ गया, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य, ठीक है फ्रेंड्स। होप आप लोग को ये प्रश्न भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि OBC इज इक्वल टू 40 डिग्री देन तो एंगल BAC का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स चित्र कौन सा है आपका? इसमें चित्र में नहीं बना पाई, भूल गई थी, फिर से अब मैं बना देती हूँ। चित्र कौन सा था पर इस क्वेश्चन में? फ्रेंड्स इस प्रकार से था, और यहाँ पे मध्य बिंदु जो है O है इसका, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऐसे, और ये इस तरह से, और यहाँ पे C आपको दिया गया है, यहाँ पे B आपको दिया गया है, और ये 40 डिग्री आपको दिया गया था। आपको BAC की वैल्यू निकालनी थी, और A कहां पर था? यहां पर, ये आपका A है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको ये ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ये एंगल किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब ये भी एंगल आपका क्या आ गया? 40 डिग्री आ गया। अब जब आपको ये दोनों एंगल पता हो गया है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या लिखेंगे? 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर एंगल BOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल BOC इज इक्वल टू हो जाएगा 180, और यहाँ पे 40 प्लस 40 क्या होगा? 80 होगा, और
इक्वल के उधर जाएगा तो ये प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल BOC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 100 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल BOC की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई। और एंगल BAC का मान आपको निकालना है, तो एंगल BAC क्या हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू एंगल BOC। ठीक है, एंगल BOC कितना आपका निकल के आया था, 100 डिग्री निकल के आया था। मतलब ये वाला एंगल आपका कितना निकल के आ गया था, 100 डिग्री निकल के आ गया था। तो ये एंगल हमेशा इस मध्य बिंदु वाले एंगल का क्या होता है, आधा होता है। ये एंगल हमेशा इस एंगल का आधा होता है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 100 डिग्री। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, चूंकि एंगल BAC जो होता है वो एंगल BOC का हाफ होता है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल BOC। एंगल BAC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50 डिग्री आ गई। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्यूब रूट 0.001 का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट 0.001 और अपॉन हम लिख सकते हैं, पॉइंट की जगह 1 लिख सकते हैं, और आगे 3 डिजिट है तो 3 0 बढ़ा देंगे, तो यहां पर हो जाएगा क्यूब रूट 1/1000। और फ्रेंड्स ये कैसे आएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका इस तरह से। अब ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, तीनों का पेयर बन जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्यूब में है तो 1/10 आपका बाहर आ गया। अगर स्क्वायर रूट होता फ्रेंड्स तो 2 का पेयर बनाते। क्यूब रूट है तो 3 डिजिट्स का पेयर बनता है, तो 1/10 आपका बाहर आया और 10 से 1 को डिवाइड कर दीजिए तो 0.1, और ये वो आपका हो गया 0.1 आंसर। ठीक है, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां पर भी दिया गया है क्यूब रूट -64 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 729 का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे क्यूब रूट -64, तो माइनस आप लगा ही देंगे, और यहाँ पे आपका जो है 64 का फैक्टर आप निकालेंगे, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 -4 मल्टीप्लाई -4, इस तरह से हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 729 का फैक्टर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 अगर आप करेंगे तो 729 का हो जाएगा क्यूब में। ठीक है, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसका क्यूब है तो इसका 3 का पेयर बनेगा और इसका भी 3 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 9 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 4 जा 36 माइनस का 36 आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है -12/7 मल्टीप्लाई -14/27 माइनस ब्रैकेट में -8/45 मल्टीप्लाई 9/16 को सरल कीजिए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, -12/7 मल्टीप्लाई -14/27 एक ब्रैकेट में, फिर -8/45 मल्टीप्लाई 9/16। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं 7 1 जा 7 होता है, 7 2 जा 14 होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 3 से जा सकता है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे 4 2 जा हो गया आपका 8/9 हो गया। ठीक है, 8/9 हो गया। अब इसी प्रकार से इधर भी सॉल्व करेंगे, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, और 8 1 जा 8, 8 2 जा
16। तो यहाँ पे माइनस माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर और अंदर जब माइनस माइनस होता है तो इसका गुणा हो जाता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ पे 1 1 जा 1 हो गया और अपॉन 5 2 जा हो गया आपका 10, ठीक है, 5 2 जा क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 और 9 का एलसीएम कितना हो गया 90 हो गया। और यहाँ पे 9 10 जा 90 और 10 8 जा हो जाएगा आपका 80, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 10 9 जा 90, 9 1 जा 9, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा आपका 89 अपॉन 90, यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं सॉल्व। 4 को आप लिख सकते हैं 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 4 को आप 2 लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर को एक्स लिख सकते हैं और सबका होल स्क्वायर। और माइनस वाई अपॉन 9 को, वाई स्क्वायर अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 ना, तो y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके फॉर्म में, ये a स्क्वायर है और माइनस का ये b स्क्वायर है, ठीक है। ये a स्क्वायर है आपका, ये b स्क्वायर है आपका। तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी इसको आप लिख सकते हैं। तो 2 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस सेम होता है और बेस सेम होने पर अगर बेस जो है सेम है, सेम डिजिट है, डिजिट में है, तो मल्टीप्लाई की कंडीशन में, मल्टीप्लाई की कंडीशन है, अगर मल्टीप्लाई की कंडीशन है तो सारे जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में, मल्टीप्लाई की कंडीशन में क्या होते हैं, जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट यानी घातांक है, जो घातांक है वो क्या हो जाते हैं, घातांक जुड़ जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई की कंडीशन में घातांक जुड़ जाते हैं और डिवाइड की कंडीशन में, कहीं आपको डिवाइड दिया गया है, डिवाइड की कंडीशन में क्या हो जाते हैं, घातांक यानी एक्सपोनेंट आपके घट जाते हैं यानी माइनस हो जाते हैं, घट जाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस सेम है, 3 सब में है तो 3 हो जाएगा और ये सभी एक्सपोनेंट्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 9 और प्लस 2, ठीक है। ये माइनस का 9 है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, प्लस और माइनस का 9, ठीक है, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कैसे सॉल्व होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 5 4 9 माइनस 9 प्लस 2 और यहाँ पे 9 9 एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9 आंसर आ गया। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, कितने समय में ₹7,500 यानी 7500 पर 11% वार्षिक दर से, मतलब 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ₹4,125 हो जाएगा, ठीक है, 4,125 रुपए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या दिया गया और क्या पूछा गया इसको ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 7500 रुपए, 7500 रुपए आपको मूलधन दिया गया है और दर आपको दिया गया है, दर कितना दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 11% दिया गया है और आपको साधारण ब्याज कितना दिया गया है, साधारण ब्याज
साधारण ब्याज आपको दिया गया है 4125 रुपए यानी 4125 रुपीज दिया गया है। और फ्रेंड्स आपसे पूछा क्या गया है, आपसे समय पूछा गया है कि कितने समय में ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप पहले देख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और सबके बटे क्या हो जाता है 100 हो जाता है। आपको क्या निकालना है, आपको समय निकालना है। तो समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे दर। ये आपका फॉर्मूला रहेगा समय निकालने के लिए। आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप इसी से कई फॉर्मूले आप कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय बराबर यानी टाइम बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज आपका है 4125 रुपए और गुणे 100 और बटे मूलधन हो जाएगा आपका 7500 और गुणे दर है आपका 11% का। अब डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कटा आपका। अब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 2 7, 5 5 जा 25 और फिर ये 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, 141, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर आपका 5 से जाएगा 15 से इसको कट कर दीजिए, अगर कटे तो 15 नहीं 5 से ही कट करिए। 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, 3 8, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। ठीक है, और उसके बाद फिर आप कर सकते हैं, हाँ 3 से कट सकते हैं। 3 5 जा 15, 116, 3 5 जा 15। अब 11 से जाएगा, 11 5 जा 55। तो समय कितना आया फ्रेंड्स, समय आया 5 ईयर का यानी 5 वर्ष का समय आया। होप आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दीवार की लंबाई आपको L दिया गया है 8 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई यानी दीवार की चौड़ाई जिसको आप कह सकते हैं B = दिया गया है 3.5 मीटर। उसके बाद आपको ऊंचाई दिया गया है आपको H जिसको आप कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर। तो जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 20/100 = हो जाएगा आपका 0.20 मीटर। ठीक है, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दीवार का आयतन बराबर हो जाएगा L × B × H = हो जाएगा फ्रेंड्स L × B × H 8 × 3.5 × 0.20। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा आपका 5.6 घन मीटर, या आप लिख सकते हैं मीटर क्यूब। 5.6 मीटर क्यूब आप इसको लिख सकते हैं। यही आपका आंसर आ जाएगा। होप आप लोग को ये सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं पुनः हाजिर होंगी और सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी मैं आप लोग की कराऊंगी। तो बिल्कुल हर्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।